माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। ये है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं हंटिंग गैदरिंग के बारे में, हंटर गैदरर्स कौन होते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तुषार ट्रेन जर्नी, ये कहानी के रूप में शुरू होते हैं चैप्टर्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तुषार नाम का एक लड़का था जो कि दिल्ली टू चेन्नई जा रहा था अपनी कज़न की वेडिंग पे। तो वो उसने ट्रैवल करना था उसने ट्रेन से। तो बेसिकली उसको ना विंडो सीट चाहिए थी, तो उसने कैसे भी मैनेज करके विंडो सीट अरेंज कर ली और वो विंडो सीट पे जाके बैठ गया। जब वो विंडो सीट पे जाके बैठा तो वो बाहर जाकर के क्या कर रहा था, ट्रीज़ एंड हाउसेस को देख रहा था कि भाई वो कैसे पीछे छूटते जा रहे हैं। तो उसके जो एक अंकल थे उन्होंने उसका शोल्डर थपथपाया और कहा कि बेटा तुम्हें पता है कि ट्रेन जो है वो अभी नहीं आई, 150 साल पहले ही वो आ चुकी हैं। तो वो वॉन्डर करने लगा कि भाई कैसे जो लोग हैं वो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी नहीं कर सकते वो लोग एक जगह कैसे रहते होंगे जिनका उसी जगह बर्थ हुआ है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे अर्लीस्ट पीपल के बारे में कि वो क्यों मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो क्यों मूव करते थे। तो हम इन लोगों के बारे में तो जान चुके हैं हंटर गैदरर्स कौन होते हैं, राइट। 2 मिलियन ईयर्स पहले जो थे वो हंटर गैदरर्स कहलाते थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। बेसिकली उन्हें हंटर गैदरर्स क्यों कहते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो अपना खाना लेने के लिए ना उन्हें इकट्ठा करते थे। इवन वो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह को भी मारते थे, वो फिश एंड बर्ड्स को भी इकट्ठा करते थे, कॉट कर लेते थे। मीन्स इकट्ठा क्या करते थे, पकड़ लेते थे। वो फ्रूट्स नट्स सीड्स लीव्स स्टॉक्स एग्स को भी इकट्ठा करते थे, गैदर कर लेते थे। तो जो हंटर गैदरर्स थे ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। और इसके क्या रीजन्स थे, बेसिकली यहाँ पे 4 रीजन्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट रीज़न जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि इफ़ दे हैड स्टेड, लाइक वो एक जगह पे रुकते हैं लंबे समय के लिए तो वो सारी चीज़ें तो वहाँ की खा ही लेंगे ना। वहाँ पे फ्रूट्स होंगे, वहाँ पे ट्रीज़ होंगे जिनके फ्रूट्स पेयर होंगे, लाइक फल वगैरह लगे होंगे, सब्जियाँ वगैरह लगी होंगी, तो वो खा ही लेंगे। चाहे वो एनिमल का रिसोर्स हो, लाइक कोई खाल वगैरह वो जो खाते हैं, स्किन वगैरह या बोन्स वगैरह, वो जो भी उनका एनिमल रिसोर्स का खाना होता है या प्लांट रिसोर्स का खाना होता है, अगर वो एक जगह रुकेंगे तो वो तो उसको खा ही लेंगे ना। तो फिर वो चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी एक टाइम के बाद, तो उन्हें वापस से खाना चाहिए। तो वो उस खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते। सेकेंड चीज़ ये है कि भाई एनिमल भी तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अब वो लोग हंटर गैदरर्स थे, वो लोग हंट करते थे, मतलब मार करके एनिमल्स को खाते थे। तो जब उनका शिकार ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो वो भी तो उसके पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं से वो तो उन्हें चीज़ें मिले ना, ठीक है। और उनके शिकार क्यों मूव करते थे, भाई उनके शिकार उनको ग्रास चाहिए, लीव्स चाहिए, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और हंटर गैदरर्स उन्हें फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तीसरा रीज़न ये था कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ है ना वो जैसे अलग अलग सीजन्स पे लगते हैं, तो हमें भी पता है, राइट। अलग अलग सीज़न में गर्मियों में अलग फल आते हैं तो सर्दियों में अलग फल आते हैं। तो बेसिकली क्या होता था ना कि उस टाइम पर भी ऐसे होता था, एक सीज़न में फल लग गया, दूसरे सीज़न में नहीं लगेगा, तो फिर से उन्हें फल तो चाहिए, उन्हें फ्रूट्स तो चाहिए, उन्हें वेजीज तो चाहिए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, उन्हें क्रॉप्स तो चाहिए ना। तो वो इस वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और फोर्थ रीज़न ये था कि भाई वाटर की तलाश में। एक तो होता है कि भाई पेरिनियल वाटर, लाइक पूरे साल एक जगह पे वाटर रहना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वाटर की स्केरसिटी तो होती रहती है, कमी तो होती रहती है, पानी तो सूखता रहता है। तो वो पानी की तलाश में भी चले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, लाइक वो रिवर्स लेक्स की तलाश में, स्ट्रीम्स की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो अब हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे ये तो आपको समझ में आया होगा, बिकॉज 4 रीजन्स इन्होंने इस चैप्टर में बताए हुए हैं। उसके बाद जानते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला। ऑब्वियसली हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हिस्टोरियंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे जो पास्ट की स्टडी करते हैं, उनको हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो ही तो जाकर के इनके बारे में उन्होंने पता लगाया है, इनके बारे में उन्होंने ढूंढा है। कैसे ढूंढा है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजी से ढूंढा है, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना उन्होंने फाउंड किया हंटर गैदरर्स को लाइक मेड एंड यूज़, क्या वो बनाते थे, क्या वो यूज़ करते थे। इट इज़ लाइकली जो पीपल थे ना वो बनाते थे एंड टूल्स यूज़ करा करते थे उस टाइम पे, स्टोन, वुड, बोन के, जिसमें से जो स्टोन टूल्स थे ना वो ज़्यादा सर्वाइव किए, क्योंकि बोन जो है वो ख़राब हो जाती है या मेटल ख़राब हो जाता है, बट जो स्टोन है ना वो हमेशा रहता है। स्टोन कभी ख़राब नहीं होता जब तक कि आप उसको मार के खुद तोड़ो नहीं तो कुछ जो स्टोन टूल्स थे ना उनको लाइक वो किस तरीके से यूज़ करते थे, लाइक कुछ स्टोन टूल्स को वो मीट को कट करने के लिए यूज़ करते थे, बोन को कट करने के लिए यूज़ करते थे, स्क्रैप बार्क लाइक ट्रीज से उनकी खाल निकालनी है इसलिए यूज़ करते थे, हाइड्स लाइक एनिमल की स्किन निकालनी है उसलिए यूज़ करते थे, फ्रूट्स एंड रूट्स को चॉप करना है इसलिए वो यूज़ करते थे। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स भी होते थे कुछ के,
तो वो लाइक टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज उनको बनाने हैं हंट करने के लिए, इसके लिए भी वो इस्तेमाल कर लेते थे। एंड वुड को चॉप करने के लिए भी वो यूज़ करते थे। ऐसे टूल्स भी उन्होंने बना रखे थे। फायरवुड के रूप में भी उसको यूज़ कर लेते थे। वुड वाज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स बनाने के लिए भी वुड उस टाइम पे यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर लाइक लेफ्ट में जो आपको बताया गया है वो डिग करने के लिए यूज़ होता था। ये वाला जो स्टोन है ग्राउंड में खोदने के लिए यूज़ होता था ताकि आप एडिबल रूट्स जो थे वो कलेक्ट कर सको। एंड जो राइट साइड पे वो स्टिच करने के लिए भी यूज़ करते थे क्लोथ को, आउट ऑफ एनिमल स्किन से स्टिच करना होता था उनको क्लोथ को, तो वो इस टूल का यूज़ करते थे। उसके बाद में देखते हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, लाइक वो कौन कौन सी जगहों पे रहते थे, किस तरीके से आर्कोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस ने ये जगहें निकाली हैं। तो ऑल द प्लेसेस जो नीचे दे रखी है ना जहाँ पे रेड ट्रायंगल्स हैं वो साइट्स हैं जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले, जैसे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या था ना, ये वो जगहें हैं जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को मतलब जिन्होंने पास्ट की स्टडी की, जिन्होंने हिस्ट्री की स्टडी की, उन्हें हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। हंटर गैदरर्स जो थे वो बहुत सारी जगहों पे रहते थे। यहाँ पे कुछ ही दिखाए गए हैं, सारे नहीं दिखाए गए हैं। बहुत सारे साइट्स जो थे ना वो सोर्सेज ऑफ वाटर के पास थे, जैसे लेक्स एंड रिवर्स के पास थे जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे। तो एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट उस टाइम पे, जो टूल्स थे लाइक स्टोन टूल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे लोगों के लिए। जो लोग थे वो प्लेसेस फाइंड करते थे जहाँ पे उन्हें अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टोन मिल जाए, क्योंकि उन्हें उससे टूल बनाने होते थे। ठीक है, तो ये रॉक पेंटिंग है और ये हमें क्या कहती है, एक पेंटिंग है जो कि एक रॉक शेल्टर से फ्रॉम अ रॉक शेल्टर है। ये क्या डिस्क्राइब करती है, मैनी ऑफ द केव्स इन दीज इन विच, केव्स माने की गुफाएं बना करके उस टाइम पे लोग रहते थे और वो अपने वॉल्स पे पेंटिंग किया करते थे। कुछ बेस्ट एग्जांपल्स आपको मध्य प्रदेश, साउदर्न यूपी, उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। और ये जो पेंटिंग है ना ये वाइल्ड एनिमल्स को शो कर रही है, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल के साथ ये ड्रॉ किया गया है। ओके, सो अभी हम चलते हैं, ये साइड वाला भी देख लेते हैं। ये है भीमबेटका इन प्रेजेंट, ये मध्य प्रदेश में है। ये एक ओल्ड साइट है जहाँ पे केव्स मतलब गुफाएं और रॉक शेल्टर्स आपको मिल जाएंगे आज के टाइम पे भी। पीपल जो थे नेचुरल केव्स यूज़ करते थे उस टाइम पे बिकॉज वो उनको शेल्टर प्रोवाइड कराता था रेन, हीट एंड विंड से। और ये जो रॉक शेल्टर्स थे ना ये नर्मदा वैली के पास में थे। तो कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल यहाँ पे क्यों रहना पसंद करते थे? बिकॉज उनको वो रेन, हीट एंड विंड से बचाते थे, शेल्टर प्रोवाइड कराते थे, इसलिए तो वो यहाँ रहना पसंद करते थे। कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में साइट्स क्या होती हैं? साइट्स क्या होती है? साइट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लाइक आपको चीज़ों की ना रिमेन्स मिल जाते हैं, लाइक उनके एविडेंसेस मिल गई, वो चीज़ों के कुछ ना कुछ कण मिल गए, जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा ये फाउंड होती हैं। तो दीज वर मेड, ये बनाई जाती थी, ये यूज़ किए जाते थे, लाइक लोगों ने बनाए, लोगों ने यूज़ किए और लोगों ने इनको पीछे छोड़ दिया, लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो दीज में भी फाउंड ऑन द, ये आपको अर्थ के सरफेस पे मिल सकती हैं चीज़ें, जो साइट्स होती हैं ये आपको अर्थ सरफेस पे मिल सकती हैं, नहीं तो आपको ये खोद करके मिल सकती हैं। अर्थ को मतलब धरती को खोदोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, या फिर कई बार ये आपको वाटर के अंडर में मिल सकती हैं। तो आप बहुत सारी साइट्स के बारे में लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, लाइक उस टाइम पे ना आग भी मिली, हमें आग भी मिली थी। कैन यू इमेजिन, आग भी उस टाइम पे मिली थी। लाइक लोग जो थे उस टाइम पे वो ना स्टिच करते थे जो एनिमल्स के स्किन होते थे, बट उन्हें आग भी मिली। यहाँ पे आप कुरनौल केव्स देख सकते हो। कुरनौल केव्स, ये ट्रायंगल जाके देखोगे ना, ये रहा कुरनौल केव्स। ठीक है, यहाँ पे फायर के हमें एविडेंसेस मिले थे। बेसिकली यहाँ पे आपको ऐश मिली थी, ऐश के ट्रेसेस मिले थे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे हिस्टोरियंस को। तो वो ये चीज़ ये सजेस्ट करती है कि उस टाइम के लोग जो थे ना वो फायर के यूज़ से फैमिलियर थे, उन्हें पता था कि फायर क्या होती है, फायर को यूज़ कैसे करते हैं। मे बी वो यूज़ करते होंगे फायर को लाइट के सोर्स के रूप में, या फिर मीट को रोस्ट करने के लिए, या फिर एनिमल्स को डरा के भगाने के लिए। तो व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे? आज हम फायर क्यों यूज़ करते हैं? कुकिंग के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, बट मेन कुकिंग के लिए करते हैं। एंड नेम्स एंड डेट्स की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने लेंदी नेम्स दिए हैं फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, अभी जो हम पढ़ रहे हैं। एंड दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड जो था ना उसको वो पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, पैलियोलिथिक कहते हैं। और ये जो पैलियोलिथिक है ना ये 2 ग्रीक वर्ड से आया है, पैलाइयो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। जो नेम है ये पॉइंट करता है इम्पॉर्टेंस को कि टू फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। एंड जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो एक्सटेंड हुआ था फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स से लेकर के 12,000 साल
तक लाइक ईयर्स अगो तक, जो 2000 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 मिलियन ईयर्स अगो तक ये पीरियड था, जो कि है पैलियोलिथिक पीरियड। एंड ये जो लॉन्ग स्ट्रेच थी ये डिवाइड की गई बिकॉज ये बहुत लंबा समय था। ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री को इंक्लूड करता है। इस पीरियड में जो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स तक जितना भी पीरियड था ना, उसमें 99% ह्यूमन हिस्ट्री आ जाती है। तो ये इतना लंबा पीरियड था, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये जो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 99% ह्यूमन हिस्ट्री कवर करता है। जो पीरियड है व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, बेसिकली क्या था ना, जब हमने एनवायरनमेंट में चेंजेस देखे तो वो 12,000 साल पहले शुरू हो गए थे और 10,000 साल तक वो चेंजेस हमें बहुत सारे दिखे। एंड इसको हम मीजोलिथिक पीरियड कहते हैं, मतलब मिडिल स्टोन पीरियड कहते हैं। जो स्टोन टूल्स थे ना इस टाइम पे मिले थे, जनरली बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टूल्स मिले थे एंड इसीलिए उन्हें माइक्रोलिथिक्स लिथ्स कहते हैं। उन स्टोन टूल्स को, जो टाइनी टूल्स हमें मिले थे स्टोन के, उनको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। सो जो माइक्रोलिथिक्स होते हैं ना, प्रोबेबली वो हैंडल के रूप में भी यूज़ होते हैं। बोन का हैंडल हो गया, वुड का हैंडल हो गया, कोई भी टूल्स के हैंडल के लिए भी हम माइक्रोलिथिक जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जो माइक्रोलिथिक टूल्स होते हैं ना वो बहुत टाइनी टूल्स होते हैं। अब टाइनी टूल्स को ही हम माइक्रोलिथिक टूल्स कहते हैं। 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले तक हम इस पीरियड को मीजोलिथिक पीरियड कहते थे, जब एनवायरमेंटल चेंजेस आने शुरू हुए थे। उसके बाद में बात करते हैं जो अबाउट 10,000 पहले की बात है ना, उस टाइम से नियोलिथिक जो पीरियड था ना वो शुरू हो गया था। नियोलिथिक बेसिकली उन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? बेसिकली ये नेक्स्ट स्टेज है, जो आज के टाइम पे भी चीज़ें चल रही हैं वो भी नियोलिथिक पीरियड में ही आती हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्टडी करने के लिए पीरियड्स को कितने पार्ट्स में डाला, लाइक लेंदी नेम्स थे, टाइम को दिए गए थे, तो उन्होंने 3 पार्ट्स में डाला, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। मीजोलिथिक में माइक्रोलिथिक्स जो हैं वो छोटे छोटे टाइनी स्टोन्स को नाम दिया गया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। अराउंड 12,000 साल पहले की बात है, जब मेजर चेंजेस जो थे ना हमारे वर्ल्ड के क्लाइमेट में आने शुरू हुए थे विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। आप आज के टाइम पे देख सकते हो कि आज के टाइम पे कितना ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज आ चुका है। पहले 6 महीने प्रॉपर गर्मी और 6 महीने प्रॉपर सर्दी रहती थी, और जब प्रॉपर गर्मी रहती थी तो उसमें से भी कुछ महीने सावन के होते थे, तो बेसिकली थोड़ा मौसम अच्छा रहता था। लेकिन आजकल तो गर्मी कब जाती है और सर्दी कब आती है पता ही नहीं चलता। तो बेसिकली यही है कि बहुत ज़्यादा आज के टाइम में चेंजेस आ गए हैं, बट जो 12,000 साल पहले की बात है उस टाइम पे क्या होता था ना, वर्ल्ड में क्लाइमेटिक चेंजेस जो थे वो शुरू हो गए थे, वार्म कंडीशन शुरू हो गई थी। बहुत सारे एरियाज़ में इसने ग्रासलैंड का डेवलपमेंट भी किया, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लगी थी तो ग्रासलैंड्स भी डेवलप हो गए। जब ग्रासलैंड डेवलप हुए तो डियर, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल, ये सारे एनिमल्स भी आने लग गए जो ग्रास खाते हैं, जिनको ग्रास लाइक जो हर्बीवोरस हैं वो ग्रास खाते हैं। तो बेसिकली वो आने लगे जो ग्रास पे डिपेंड करते हैं, जो जिनका ग्रास खाना होता है, फिर वो ग्रासलैंड्स में आके रहने लगे, वहाँ चरने लगे। तो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, जो इन एनिमल्स को हंट करके खाते थे, वो भी इनके पीछे पीछे आ गए और उन्होंने वहीं पे अपना लाइक घर वगैरह बनाने शुरू कर दिए, वहीं पे ही अपना हैबिटेट बना लिया एंड फूड हैबिट्स एंड उनकी जो ब्रीडिंग सीजन्स थे वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होते गए। तो इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट, लाइक जब कंडीशंस चेंज हुई ना, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, तो इसने लोगों को मजबूर किया ये सोचने के लिए कि वो चरवाहे बने, हर्डिंग कराएं प्लस रियरिंग करें, मतलब पालन पोषण करें एनिमल्स का खुद से। फिशिंग जो थी वो भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के चैप्टर के बारे में। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, सो आपको वीडियोस लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को